नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। झारखंड विधानसभा के 81 सीटों के लगभग रुझान प्राप्त हो गए हैं और जैसा कि एग्जिट पोल में देखा गया था कि जो महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और इतना तय हो गया है कि इन तीनों ही दलों की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। चूँकि अब तक जो रुझान प्राप्त हुए हैं उसमें 41 सीटों से ज़्यादा पे बढ़त ये तीनों दल बनाए हुए हैं और बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और भूतपूर्व संपादक शिवव्रत भट्टाचार्य जी हैं। स्वागत है आपका। अब तक जो रुझान प्राप्त हो रहे हैं, लग रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन जाएगी झारखंड में, क्या लगता है? एग्जिट पोल ने भी यही कहा था जी। और जो जितनी रिपोर्टें आ रही थी वहाँ पर पत्रकारों की, उसमें भी रुझान तो वहीं से मालूम पड़ रहा था। तो लगता है कि अभी थोड़ा समय बाकी है जी, परंतु जो अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो लगता है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से पिछड़ रही है। जी जी। हालांकि देखिए, ये उस परिस्थिति में, उस माहौल में ये चुनाव हुआ था जिस वक्त राम मंदिर पे फैसला हुआ, नागरिकता संशोधन को लेकर के काफ़ी वावेला मचा है। उस पृष्ठभूमि में ये चुनाव हुआ है, लेकिन लगता है कि बीजेपी को इसका लाभ कहीं मिलता दिख नहीं रहा। देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा जी कि इससे मोदी जी की इमेज की आँच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब लोग पार्लियामेंट के लिए वोट देते हैं तो वो नरेंद्र मोदी चुनने के लिए देते हैं। जब वो असेंबली में देते हैं तो वो उनको देखना पड़ता है कि रघुवर दास की सरकार कैसी थी। तो रघुवर दास की सरकार की परफॉर्मेंस भी तो यहाँ पर आ गई ना। जी हाँ, जी बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात जो है, बीजेपी बार बार नेशनल इश्यूज को ही रेज की जा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो। अब इंसान जो है म्यूनिसिपैलिटी में जिसको चुनता है वो कि भाई वो नलके वगैरह ठीक कराए, सड़कें साफ करवाए। स्टेट असेंबली चुनता है कि भैया वो जो स्टेट की इश्यूज हैं, एक्साइज इत्यादि, अब तो एक्साइज नहीं रहा, जीएसटी हो गया, और भी जो मुद्दे होते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर, वो ठीक हों। और पार्लियामेंट जब चुनता है कि भैया कि हम रूस से कैसे बात करेंगे, पाकिस्तान से कैसे डील करेंगे, अमेरिका से कैसे हमारा बर्ताव होगा, तो उसके लिए वो वोट डालता है। तो शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपना फॉर्मूला रचा कि उन्होंने बीजेपी के साथ एंगेज ही नहीं किया, वो जूझे ही नहीं। बीजेपी अपना नेशनल एजेंडा बोलती रही और शरद पवार जी स्टेट स्पेसिफिक एजेंडा पे फंसे रहे। वो उलझे ही नहीं उनके साथ। तो कांग्रेस ने उन्हीं से सीख कर झारखंड में वो भी राष्ट्रीय मुद्दों पे, जिसमें कांग्रेस के भेदभाव इतने हैं कि कल तो प्रधानमंत्री ने अपने रामलीला ग्राउंड के भाषण में उनको काफ़ी लताड़ा और हाँ बिल्कुल डांटा भी। तो उस पर उलझे नहीं लोग, ये लोकल इश्यूज पे फंसे रहे। तो ये जो दोनों का एजेंडा अलग अलग चला ना, नेशनल एजेंडा लेके बीजेपी आगे चल रही है और स्टेट एजेंडा लेके उनके ओपोनेंट चल रहे हैं, जो लीडर्स हैं। हाँ, जो महाराष्ट्र फार्मूला, इसको मैं शरद पवार फार्मूला कहूँगा। शरद पवार फार्मूला जो है लगता है फिर से कामयाब हो गया झारखंड में भी। लेकिन देखिए, बीजेपी या फिर उसके बड़े नेताओं ने हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों की बात की। हालांकि देखिए, आपने जो जिक्र किया जिन बातों का, कांग्रेस तो खैर सहयोगी होने के नाते उसको फायदा मिला वहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफलता तो मिली है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पार्टी है जिसके कारण झारखंड बना। झारखंड की डिमांड किसने उठाई? शिबू सोरेन ने उठाई। बिल्कुल। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर झारखंड में जीतती है, या अगर डीएमके एडीएमके का वर्चस्व रहता है तमिलनाडु में, या अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति का वर्चस्व तेलंगाना में होता है, या जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला होता है, उसमें हमें, या अकाली दल का अस्तित्व रहता है पंजाब में, तो उसमें हमें चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां रीजनल पार्टियां बिल्कुल मूलतः रीजनल पार्टियां हैं और रीजनल आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अब जेएमएम, अब बीजेपी की जो सरकार पिछली बार बनी, अब इतना अच्छा था कि भाई 37 सीट लेके बीजेपी आई और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की 5 सीटों के साथ उन्होंने अपना समन्वय करके बनाया। अब
बीजेपी को सोचना होगा कि भाई क्या बात है। बीजेपी वो पार्टी है जिसने 1998 के मई में अपना एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जी। वो पहला नेशनल वाइड यूनाइटेड फ्रंट था। उससे पहले लेफ्ट पार्टियां बंगाल में, त्रिपुरा में, केरल में लेफ्ट फ्रंट सक्सेसफुली चला चुकी थी, पर राष्ट्रीय स्तर पर 26 पार्टियों का समन्वय हो, जिसमें नागालैंड की पार्टी भी थी, कश्मीर की पार्टी भी थी, तमिलनाडु की पार्टी भी थी। तो एक उसको लेके वो आगे बढ़े, एनडीए की सरकार बनी। फिर चलते चलते ऐसा हुआ कि बीजेपी के अपना वर्चस्व आ गया 14 में, और 19 में तो और भी आगे हो गया। बिल्कुल। अब इस चुनाव में आजसू जिसने 5 साल तक साथ दिया इनका, और जेवीएम के लोग जो आए थे 8, वो सब बीजेपी से अलग हो गए। तो बीजेपी को सोचने की बात होगी कि भाई क्या बात है कि उनके एलाइज उनसे अलग हो जाते हैं ऐसे मौके पर। और कांग्रेस ने भी, जो लोग हंस रहे थे कांग्रेस के ऊपर कि भाई कांग्रेस छोट भैया का रोल अदा कर देती है, महाराष्ट्र में किया, अब यहाँ पर भी वो अब बड़ी नेशनल पार्टी होने के बावजूद एक स्टेट में छोटा रोल लेकर अब ऑपोजिशन का काम क्या होता है? ऑपोजिशन का काम होता है कि भैया जो रूलिंग पार्टी है उसको परास्त आईना करना, दिखाए उसको, जहाँ भी गड़बड़ी, उसको परास्त करना, उसका अधिकार है, ऑपोजिशन का अधिकार है। इसमें कोई कि वो हर किस्म के हथकंडे अपनाए, तो कांग्रेस ने जो हथकंडे अपनाए हैं इस बारी, और एक सबसे बड़ी बात जो है कि इसका असर कांग्रेस पॉलिटिक्स में इसलिए पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर इंचार्ज बनाया गया आरपीएन सिंह को, बिल्कुल, और उसके साथ ये यंग अजय शर्मा भी रहे वहाँ पर। तो इस बार किसी वयोवृद्ध नेता के मैनेजमेंट में नहीं, एक आरपीएन सिंह जो कि जिनके पिता सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के मंत्री थे और कुर्मी नेता थे देवरिया के, तो उनके मैनेजमेंट में कांग्रेस का ये हुआ। अच्छा, इसका एक असर कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पड़ेगा कि अब उनको अब वो पुराने नाम अहमद पटेल और रणवीर आज़ाद और ये सब ना होकर एक आरपीएन सिंह भी डिलीवर कर सकता है। जी। एक सवाल और है, आपने जो जिक्र किया राष्ट्रीय मुद्दे बनाम स्थानीय मुद्दे, और साथ में ये भी देखा गया है कि रघुवर दास के अलावा ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपना 5 साल का टर्म पूरा किया हो। तो क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दे से ज़्यादा वहाँ की जो जनता है परिवर्तन चाहती थी? क्या इसकी वजह से ये हम देख रहे हैं क्या रुझान इस तरह का? परिवर्तन तो होता ही रहता, पर देखिए इन्होंने एक स्लोगन दिया, घर घर रघुवर। घर घर रघुवर नहीं काम किया, क्योंकि रघुवर दास जी अनपॉपुलर हो चुके थे। अब इसमें एक बात और भी है ना कि बीजेपी ने जो, मोदी जी ने जो प्रयास किया कि झारखंड में नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हो, हरियाणा में नॉन जाट चीफ मिनिस्टर हो, महाराष्ट्र में नॉन मराठा चीफ मिनिस्टर हो, वो एक अच्छा मूव था 5 साल पुराना। पर लगता है कि हमारे लोग अभी भी ट्राइब और कास्ट के मुद्दे पर फंसे हुए हैं, हमारी सुई वहीं अटकी हुई है। मोदी जी जहाँ पर ले जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स को, लोगों की चिंता अभी तक वहाँ तक जा नहीं पाई है। वो प्रोग्रेशन यानी लौट के लोग वहीं आ जाते हैं जो पुराने तो जो होगा। जी। देखिए मोदी जी हर मुद्दे पर एक नया मुहिम छेड़ते हैं। अगर इंसान एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास ही ना करता तो क्या एडमंड हिलरी वहाँ पहुँच जाते? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं था। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। स्पष्ट रुझान अभी तो मिलता दिख रहा है, लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो किंग मेकर की भूमिका में कौन होगा? बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो अगर होंगे तो ये किसकी तरफ जा सकते हैं? आखिरी सवाल आपसे। मेरा तो मानना है कि जेवीएम शायद बीजेपी का साथ दे दे, परंतु अभी जो बात सुनने में आ रही है कि आरपीएन सिंह ने जेवीएम से भी बात करनी शुरू कर दी है, आजसू की भी एलिमेंट से बात करनी शुरू कर दी है। और ये तो मान के चलना पड़ेगा कि अगर जो सद्भाव चुनाव से पहले नहीं हुआ वो चुनाव के बाद कैसे हो जाएगा? बीजेपी तो चूक गई ना वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी की जो साथी थे वही सिद्धांतों की राजनीति तो काफी दूर की बात हो गई है। सिद्धांत तो अगर शिवसेना और कांग्रेस मिल सकते हैं तो सिद्धांतों की बात ना करें। जी बिल्कुल। सिद्धांतों की कोई बात नहीं रही है।
मेरे ख्याल से लेफ्ट पार्टीज को छोड़कर सिद्धांत पे अड़ी हुई कोई पार्टी अब है। जी हाँ जी हाँ। तो चलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रुझान में तो दिखाई दे रहा है कि जो महागठबंधन है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, इसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर त्रिशंकु विधानसभा हुआ तो ऐसे में स्वदेश महतो और बाबूलाल मरांडी की अहम भूमिका इसमें हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरुआत भट्टाचार्य साहब बातचीत करने के लिए। नमस्कार।